नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड पुलिस विभाग में जवानों के लिए 4600 ग्रेड पे को लेकर उठ रही मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ग्रेड पे की समस्या का समाधान कर दिया है। फिलहाल पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के लिए 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के लिए 3440 पद तैनात किए गए हैं। एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रमोशन देने के लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद और एडिशनल एसआई का नया रैंक बनाने और इसके लिए 1750 नए पद स्वीकृत करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हमारी सरकार ने कर लिया है। इससे 5200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का मौका मिलेगा। उनका ग्रेड पे 4200 का होगा। 1750 नए पद एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद हेड कांस्टेबल के भी बनेंगे। पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहां पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है। और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। उनका ग्रेड पे 4200 होगा और इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे जवान और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करें। उधर कांग्रेस में चल रहे विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। आलम यह है कि हरीश रावत गाहे बगाहे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से हरीश रावत ने पंचायत चुनाव को लेकर संगठन की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। खुद की अनदेखी किए जाने के मामले को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत के बयान आने के बाद राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि जिस तरह से हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सीटों के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ, टिकट दिए जाने के फैसले पर उनकी राय नहीं ली गई। इसके बाद से हरिद्वार के कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन्हें फोन करके टिकट न मिलने से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हरीश रावत के इस बयान से कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को समझा जा सकता है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हाईकमान ने जो आदेश हाईकमान के हुए उसके अनुसार जो है वहां के जो 11 विधायक लड़े हुए हैं चुनाव, जो विधायक का चुनाव लड़े हुए हैं, और अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष के साथ जो कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी में जो लोग हैं उन तमाम लोगों की राय ली गई है। और राय लेने के बाद जो भी उम्मीदवार उस राय के अनुसार बनाए गए हैं उस पर सबकी सहमति है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी उस बैठक में थे। तो इस तरह के सवाल उठाना कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये हाईकमान के खिलाफ बात करना है। तो मैं समझता हूँ कि हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं और अब कम से कम मैं उनसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये इस तरह की बात, जब एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस दौरान कहीं ना कहीं इससे जो है आघात लगा। और इस तरह की बातें मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, कोई नई बात नहीं है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अब वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो अब वो उनके झगड़ों को हम कहाँ निपटाएं। लेकिन हाँ, मैं कांग्रेस के उन सभी अच्छे, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, तो मैं सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप ही के लिए तो बन गई है। आओ ना, हम लोग मिलकर के हिंदुस्तान को, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का हमारा स्वर्णिम भारत होगा, तो आ ही रहे हैं कांग्रेस सभी लोग। अब दल ही दल रहेगा, लोग तो हमारे पास हैं, आ रहे हैं।
उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार भर्ती घोटाले को लेकर गंभीर है, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर इस मामले की सीबीआई जांच भी कराने की तैयारी में सरकार है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ही पता लगा कि अधीनस्थ चयन आयोग में नियमों को ताक पर रखकर कुछ नियुक्तियां हुई हैं, तो उसकी जांच प्रारंभ कर दी। और प्रारंभ ही नहीं की, बल्कि उसमें लगभग 3 दर्जन करीब गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। लगातार हमारी सरकार स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त खबर नैनीताल से मिल रही है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में एक नोटिस जारी किया है। वहीं 21 सितंबर से हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया। बता दें कि यूकेएसएससी मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में भुवन कापड़ी ने याचिका दायर की है और याचिका पर आज सुनवाई हुई है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आपको। जो लोग देश के लिए कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो लोगों को कांग्रेस ने अपना सिरमौर बनाया, उनको अपने साथ रखा, उनको बहुत बड़ी इज्जत दी। यानी कि जो देश को तोड़ने के लिए कस्में खाते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो वो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप उनको कैसे रखा आपने, ये तो बताइए। जो देश को तोड़ने की रस्म अदा कर रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे। उधर देहरादून स्मार्ट सिटी मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर एक विधायक ने आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। निर्माण सामग्रियों के खराब स्तर और देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में हो रही देरी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। देहरादून के लोगों की माने तो जब से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक पूरे शहर में कई जगहों पर सिर्फ खुदाई की गई है। निर्माण कार्यों में हो रही देरी से यातायात प्रभावित हो रहा है। बता दें कि स्मार्ट रोड और स्मार्ट स्कूल, इसके अलावा बेहतर सीवर लाइन की सुविधाओं समेत कई अन्य बदलावों के साथ राजधानी देहरादून को खूबसूरत बनाने की योजना है। लेकिन कार्यों में हो रही देरी का जो कारण है, इसको लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। तो निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर लोग परेशान हैं। देहरादून में ये उम्मीद जताई जा रही है कि कब ये देहरादून जो है स्मार्ट सिटी बनकर हम लोगों के सामने आएगा। लेकिन इस परियोजना के लिए 1000 करोड़ का जो बजट पास किया गया, अब ऐसे में निर्माण कार्यों में देरी की जा रही है। सीवर लाइन, स्मार्ट रोड और बेहतर स्कूल, इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं देहरादून में दी जानी हैं। आम जन को भी इंतजार है कि आखिर कब तक स्मार्ट सिटी योजना पर काम किया जाएगा। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के कार्यों को देश भर के अनेकों राज्यों में गति मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट विकास की राह देख रहा है। करोड़ों का बजट उत्तराखंड को मिला था, लेकिन राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी स्मार्ट सिटी के कार्यों से खुश नजर नहीं आ रहे। ऐसे में राजपुर विधायक खजान दास ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से देहरादून के अंदर की स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, वो बेहद असहज करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वो जनता के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारी अपनी मनमानी के चलते मलाई खा रहे हैं। खबर ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्मार्ट सिटी के कार्यों को ढूलमूल रवैया से नाराज हैं, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। जनता के हित के लिए और अपने विधान, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम अगर देखा जाए तो मेरे विधानसभा में 90% काम स्मार्ट सिटी का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता परेशान है, सड़कों में गड्ढे हैं, पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर काम हुआ कहाँ पे नहीं।
तो इस बात को लेकर के मैंने ज़रूर कहा है कि यदि 25 तारीख तक आपने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो मैं जनता के साथ में धरने पर बैठूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और स्मार्ट सिटी का जो वर्क था, जो किसी कार्यदायी संस्था को जो स्टार्ट ही नहीं कर रही थी लंबे समय से, उसका काम छीन लिया गया है, वो दूसरी संस्था को काम दिया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आगे बढ़ेंगे, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 भर्तियों को रद्द करने का फैसला किया है। इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर भर्तियों को रद्द करने के लिए कह रहे हैं। रद्द करने का कारण सरकार को बताना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या तो बहुत भोले हैं या फिर वो जानबूझकर बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किस आधार पर आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। आज कहा है वो अपनी सरकार पिछली 5 साल की सरकार में कर लिया होता। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर इसको क्या कौन समझ सकता है। 2019 में ऑल वेदर रोड मिलने वाली थी, 2019 में ही हमको स्मार्ट सिटी मिलने वाली थी, पूरे देश को 100 स्मार्ट सिटीज मिलने वाली थी। एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए। और देहरादून का तो जो हाल बेहाल आपने कर दिया स्मार्ट सिटी के नाम पर कि लोग आपको लानत भेजते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व मैत्री दिवस के अवसर पर जैन समाज के लोगों ने क्षमावाणी महापर्व का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य विबुध सागर जी महाराज समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि जैन समाज क्षमावाणी महापर्व हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाता है। 10 दिन तक जैन समाज के लोग पूरे साल में अपने द्वारा जाने या अनजाने में किए गए अपराध की क्षमा याचना करते हैं। जैन समाज में क्षमावाणी महापर्व का काफी महत्व है। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षमावाणी महापर्व को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। समाज के द्वारा जिस प्रकार से क्षमावाणी प्रोग्राम हरिद्वार में भी संपन्न हुआ, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर एक जैन समाज एक ऐसा है जो इस प्रकार के कार्यक्रम करता है। आज पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार जैन समाज आगे बढ़ा है और 40 लाख की जनसंख्या देश में होने के बावजूद 27% का जिनका आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान हो, तो उसमें एक कारक ये भी हो सकता है कि आपके अंदर भाव जो है उदार है, करुणा का है। उधर हरिद्वार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहादुराबाद ब्लॉक के ग्राम दादूपुर गोविंदपुर में 2 महिला प्रत्याशियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसके बाद से जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। नामांकन प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों से प्रशासन को गुमराह करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन कर रहा है। इस समीक्षा का आज आखिरी दिन है, तो जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन भरते हैं आमतौर पे वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, सभी एफिडेविट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट सही या गलत अगर उनके द्वारा पेश किए गए हैं तो उसका परीक्षण इस समीक्षा के दौरान किया जाता है। साथ में ही समीक्षा के टाइम पे अगर कोई आपत्ति करता है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो अभ्यर्थी द्वारा सबमिट किया गया हो, अगर उसमें कोई आपत्ति फील होती है तो सभी आपत्तिकर्ता उसकी समीक्षा से पहले अपना आपत्ति सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आरओ का ये डिसीजन फाइनल होता है उस आपत्ति पर डिसीजन कैसे लेना है। तो अगर किसी की आपत्ति आई होती है तो उस पर आपत्तिकर्ता और अभ्यर्थी दोनों को बुला के उस डॉक्यूमेंट का अच्छे से परीक्षण किया जाता है और उसके बाद प्रॉपरली उसका अच्छे से निरीक्षण करके आरओ ये फैसला लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को सबमिट, इस नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। पिरान कलियर को उत्तराखंड का 6वां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिनको लेकर प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पिरान कलियर में लोगों की बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार भी की जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। देखिए पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का
एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बे औलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। देखिए, उधर डीजीपी अशोक कुमार ने 4600 ग्रेड पे मामले पे उत्तराखंड शासन के फैसले पर खुशी जाहिर की है और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया है और उम्मीद जताई है कि इस फैसले से सभी कांस्टेबल कम से कम एडिशनल एसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। संतुष्ट हैं। मैंने जवानों से बात की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो फैसला है, जो समाधान है, उसका मैंने स्वागत किया है और मैं उनका आभारी हूं जो उन्होंने जवानों की समस्याओं की गंभीरता को समझा। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे 50% से ज़्यादा जवान कांस्टेबल पद से ही रिटायर हो जाते थे और किसी विभाग में ऐसा नहीं है। 35 साल की नौकरी करेंगे, कांस्टेबल में भर्ती हुई, कांस्टेबल से ही रिटायर। तो इस फैसले के बाद अब मुझे उम्मीद है कि 95% से ज़्यादा जवान एडिशनल एसआई बन के रिटायर होगा कम से कम। आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार के अलकसर में जहरीली शराब कांड मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। आज सुबह जहरीली शराब कांड के पीड़ित 3 लोगों की मौत होने की खबर मिली। बताया जा रहा है कि 68 साल के बुजुर्ग आसाराम की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। वहीं पुलिस इसे शुगर की बीमारी बता रही है। फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव के ग्रामीणों की माने तो आज सुबह शिवगढ़ गांव में 25 साल के रूपा सिंह की मौत हुई थी। उसके बाद इस बुजुर्ग की मौत की खबर सामने मिली। फूलगढ़ के ग्रामीणों की माने तो 40 साल के अजय की भी मौत आज सुबह जहरीली शराब पीने से ही हुई है। वहीं शराब कांड के बाद से ग्रामीण इलाकों में पहले से ही पीएसी की तैनाती कर दी गई है। मेरी भाई की उम्र तकरीबन 40 से 41 के करीब थी और उसकी जो डेथ हुई है ये शराब पीने के कारण हुई है। जो लगातार ग्राम पंचायतों की दारू पी रहा था, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी का माहौल हो गया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पिता की हत्या होते हुए देख बेटे ने अपनी सौतेली मां का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी युवक ने खुद को थाने जाकर सरेंडर भी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये हस्बैंड वाइफ है और ये दूसरी वाइफ है, इंजमान मुल हक हैं और उनकी वाइफ हैं सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान मुल हक का बेटा ही है और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतका है उनके घर वालों को भी सूचित किया जा रहा है। खबर बागेश्वर से है, जहां भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और धार्मिक नगर बागेश्वर में बूचर खाने को बंद करने की मांग को लेकर बजरंग दल के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह विराट ने एडीएम चंद सिंह इमियाल को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में नगर से शराब की दुकानों को भी हटाने की मांग की गई है। माहौल सर देखिए, आए दिन यहाँ पे अनेक ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है जो हमारे गरीब असहाय कमज़ोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे ऐसे घटनाएं को वारदात दे रहे हैं। ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करना हमारा परम कर्तव्य है। विराट बजरंग दल को यहाँ पे सक्रिय रूप से गठित करने का हमारा परम उद्देश्य यही है कि हमारे इस क्षेत्र का विकास हो, सबकी मांगें सुनी जाएं। ऐसे लोगों को जो बाहर से आने वाले ऐसे ये लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी ऐसी घटनाओं को जो वारदात दे रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो।
खबर कोटद्वार से है, जहां खो नदी में 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीते 9 सितंबर को तड़के 5 बजे तीनों बच्चे स्कूटी से घूमने निकले थे। देर शाम तक ये घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिवार ने तीनों को खूब तलाशा। मामले को लेकर थाने में तहरीर भी दी गई। पुलिस ने भी बच्चों की तलाश के लिए टीम बनाई, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही। वहीं आज सुबह कोटद्वार से 5 किलोमीटर दूर खो नदी में तीनों बच्चों के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की है। तीनों बच्चे गोविंद नगर के रहने वाले थे। मृतक बच्चों का नाम दीपक, आर्यन और नमो क्षेत्री बताया जा रहा है। दीपक की उम्र 14 साल, आर्यन की उम्र 15 और नमो क्षेत्री की उम्र 14 साल बताई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।